चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग सर्किट थ्योरी स्टार्ट किए थे। ठीक है, सर्किट थ्योरी में हम लोग सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ चुके थे और कुछ टाइप के क्वेश्चंस हम कर चुके थे। ठीक है, जिसमें चार्जेस निकालना हम सीख रहे थे हर एक कैपेसिटर से। ठीक है, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो आगे आज क्वेश्चंस ही करते हैं, आज सर्किट थ्योरी ही करते हैं, आगे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और आज पूरा खत्म करेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे देखना है, अनबैलेंस्ड वैसे पढ़ चुके हैं पहले भी, पर वापस से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि हाँ फील आनी चाहिए कि हाँ कैपेसिटर में भी हम इसको यूज करने हैं। सिमिट्री के कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो देखेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना देखेंगे, डायरेक्टली पता चल पा रहा है या पॉइंट वो सेम पोटेंशियल वाले कंसेप्ट से पता चल पा रहा है, वो सब देखेंगे हम आज के लेक्चर में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं सामने लिख रहा हूँ, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चंस नोट करो और देखो कि क्या क्या उसका आंसर आ रहा है। ठीक, तो जैसे पहला क्वेश्चन है, टू माइक्रोफैरड, ये आपका 6 वोल्ट, दिस इज 4 माइक्रोफैरड, दिस इज 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये आपका 6 वोल्ट। क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑन ऑल द 3 कैपेसिटर्स। फाइंड चार्जेस ऑन ऑल द 3 कैपेसिटर्स। ठीक है, तो सब कुछ कवर कर लेंगे, केसीएल केवीएल। ठीक है, सारे क्वेश्चंस। और अभी 2-3 क्वेश्चन मैं सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ठीक है, पॉज कर रहा हूँ स्क्रीन को, तो आप लोग नोट करना, जिसने इसको कर लिया इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो, तो सामने क्वेश्चंस लिखे हैं। तो इसमें पहला तो चार्जेस निकालने हैं तीनों कैपेसिटर पे, दूसरे में पूछा है वीए माइनस वीबी, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली सर्किट सोल्व करना पड़ेगा। 3 बैटरीज दी हैं, 3 कैपेसिटर्स दिए हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो इनफाइनाइट लैडर का है, तो इनफाइनाइट लैडर भी उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, वहां भी हम पढ़े थे, यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं, बस रिजल्ट्स अलग हैं, बाकी सब कुछ कंसेप्ट वही है आपका। एक जहां से रिपीटिशन स्टार्ट हुई है वहां से हटा के सी इक्विवेलेंट लगा देंगे, वही सब। ठीक है, तो कैसे करेंगे खुद से ट्राई करो, आंसर मैं सामने लिख देता हूं सबके। ठीक है, पहले का आंसर है 2 माइक्रोफेरेड पे चार्ज है 5.45, 4 पे इसका डबल 10.9 माइक्रोकूलम में है, और 5 पे इन दोनों का सम दैट इज 16.35। वीए माइनस वीबी, इसका आंसर है माइनस 10.3 वोल्ट इक्वलेंट 2 माइक्रोफेरेड। तो ये सब आंसर बुक में दिए हैं आपके। ठीक है, ट्राई करो खुद से और देखो क्या गलती है, अगर नहीं हो रहा है आंसर तो। ठीक, चलो पहला करते हैं। तो बहुत तरीके इसको केवीएल से भी कर सकते हैं, किसी से भी देखते हैं। मान लो यहां का पोटेंशियल हम 0 वोल्ट ले लें, तो बैटरी की हेल्प से यहां का 6 लिख सकते हैं, तो ये भी 6, ये 0, तो ये भी 6, ये भी 6, ये मान लेते हैं x। अब बेसिकली मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x। कैसा ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था, बिल्कुल। ये प्लेट्स को ध्यान से देखो, ये और ये इनिशियल चार्जेस का सम ऑब्वियसली 0 है ना, तो फाइनल चार्जेस का सम भी कितना होगा, 0, क्योंकि रीअरेंज हो सकते हैं सिर्फ। दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्या 0 होना चाहिए। Q1 इस प्लेट पे फाइनल चार्ज दैट विल बी CV 2 इंटू एक्स माइनस 6। Q2 इस प्लेट पे फाइनल चार्ज दैट विल बी CV 5 इंटू एक्स माइनस 0। Q3 इस प्लेट पे फाइनल चार्ज दैट विल बी CV 4 इंटू एक्स माइनस 6, सबका सम 0। 2x 5x 7x 4x 11x माइनस 12 माइनस 24 36, x इज इक्वल टू 36 बाय 11 वोल्ट आ गया। तो यहां का पोटेंशियल आपका कितना आ गया, 36 बाय 11 वोल्ट। बस पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, चार्जेस आ गए सब पे, खत्म सवाल। और ये भी पता चल गया किस प्लेट पे पॉजिटिव किस प्लेट पे नेगेटिव। आता है ना करना। चलो कैसे करेंगे बोलो, अब बोलो। 2 पे निकालते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस 36 बाय 11 विच इज 66 माइनस 36 30 बाय 11 है ना। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 30 बाय 11। तो चार्ज कितना बोलो, C इंटू वी, और ये प्लेट हाई पोटेंशियल तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, कितना
प्लस C इंटू वी 60/11 माइक्रोकूलम। इस प्लेट पे बोलो माइनस 60/11 माइक्रोकूलम। अच्छा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो तो डायरेक्टली दिख रहा है, 36/11 माइनस 0, 36/11 बराबर। तो चार्ज कितना, ये प्लेट हाई पोटेंशियल ऑब्वियसली ऊपर वाली, तो चार्ज कितना C इंटू वी 5 इंटू 36 180/11 और नीचे वाले पे माइनस 180/11। चलो चार की बात करते हैं, तो चार के लिए ये राइट प्लेट हाई पोटेंशियल पे है तो इस पे प्लस आएगा कितना 6 माइनस 36/11 विच इज अगेन 30/11, तो चार्ज विल बी C इंटू वी, तो 4 इंटू 30/11 120/11। कैलकुलेशन अब तो आगे, और इस पे नेगेटिव माइनस 120/11। चेक करो यही आंसर दिए हैं क्या उसने, 60/11 इज 5 पॉइंट समथिंग वही दिया है, 120/11 इज 10 पॉइंट समथिंग, 180/11 इज 16 पॉइंट समथिंग। और किधर से किधर जा रहा है दिख रहा है, क्योंकि इस पे नेगेटिव आया है तो यहां से निकला होगा, इससे नेगेटिव आया यहां से निकला होगा, दोनों मिलके इस पे गए होंगे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था शायद, ठीक है कर लोगे। चलो आगे बढ़े, चलो आगे देखो सेकंड क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो करने की। क्वेश्चन है ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैसे किया समझ में आ गया। तो आप केवीएल लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर है कि आप कैसे सोल्व करते हैं इसको, ठीक। चलो सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड वीए माइनस वीबी, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना होगा। अच्छा, अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबको पता है, ऐसे क्वेश्चन हमने करंट में किए थे, तो ए से स्टार्ट करेंगे बी तक जाएंगे और केवीएल लगा देंगे। ए से स्टार्ट करेंगे तो यहां का पोटेंशियल वीए लिखेंगे प्लस 12, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बी पे पहुंच गए तो इज इक्वल टू वीबी कर देंगे। पर जब मैं कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा तो दैट विल बी क्यू बाय सी, तो उसके लिए मुझे चार्ज पता होना चाहिए उस पे, तो बेसिकली मुझे इस पे कितना चार्ज है वो निकालना है, समझ रहे हो, तब मेरा आंसर आ जाएगा। अब कैसे करेंगे, चल केवीएल लगा दें, चल और भी आप और भी तरीकों से कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जो आपको अच्छा लगे। तो केवीएल में हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी एक से चार्ज भेजते हैं, तो सपोज ये मैंने भेजा Q, ध्यान से समझना केवीएल लगाना, कैपेसिटर में केवीएल कैसे लगाया जाता है। अब ये Q इस पे गया तो ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये Q डिवाइड हुआ यहां पे, सो ये Q1, और ये मान लो कितना हो गया Q माइनस Q1, तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस, Q1 गया तो इस पे प्लस, इस पे माइनस, पता है ना सब। चलो अब लगाओ केवीएल, एक इस लूप में ऐसे, एक इस लूप में ऐसे लगाओ। चलो यहां से राइज +6, क्या तुम जिधर जा रहे हो चार्ज भी उधर जा रहा है, तो साइन विल बी माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विच इज Q बाय C, Q पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल, Q बाय C 4, चलो 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 चलो, तुम भी ऐसे ही चार्ज भी ऐसे ही, तो क्या आएगा माइनस Q बाय C, Q इज Q1, C इज 2, ड्रॉप -12, सबका सम 0, कितना आया 6 माइनस 12, -6 इज इक्वल टू Q बाय 4 प्लस Q1 बाय 2, कितना एलसीएम बोलो 4, सो दिस विल बी 4 एलसीएम लो, Q प्लस 2Q1 प्लस 24 इज इक्वल टू 0, रीअरेंज कर दिया, 6 को उधर ले गए, ठीक। अब लगाते हैं लूप 2 में केवीएल, लगाओ लूप 2 में केवीएल, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो क्लॉकवाइज चलते हैं, +12, तुम ऐसा जा रहे हो, चार्ज ऐसा आ रहा है उल्टा, तो प्लस Q बाय सी, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, Q1 बाय C 2, चलो 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 चलो, तुम भी ऐसे ही चार्ज भी ऐसे ही, तो क्या साइन आएगा माइनस Q बाय C, Q माइनस Q1 बाय 1, ड्रॉप -24, खत्म, सबका सम 0, केवीएल हो गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 एलसीएम बोलो, Q1 माइनस 2Q माइनस माइनस प्लस 2Q1 -12, 2 एलसीएम आया था तो -24 इज इक्वल टू 0, सो 3Q1 माइनस 2Q माइनस 24 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक। क्या इन दोनों को सॉल्व करके Q और Q1 निकाल लोगे, बिल्कुल। मैं ऐसा करता हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2Q प्लस 4Q1 प्लस 48 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, एडिंग 1 एंड 2 करो ऐड, 3Q1 4Q1 7Q1, 2Q 2Q गायब, 48 माइनस 24 24,
Q1 comes out to be -24/7। अच्छा हाँ, एक चीज, करंट और कैपेसिटर सोल्व करने के लिए पेशेंस चाहिए आपको। थोड़ी सी भी गलती आपने की कुछ भी करने में, करंट निकालने में, पोटेंशियल निकालने में, थोड़ी सी भी गलती की कैलकुलेशन में, पूरा आंसर गड़बड़। और फिर वो गड़बड़ मिलती भी नहीं है इतनी आसानी से, तो टाइम वेस्ट होता है आपका। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, प्यार से सोल्व करो, ठीक है, आराम से आंसर आएगा। Q1 आ गया हमारा, किसी एक में डाल दो, 1 2 जो आपको अच्छा लगे, मैं 2 में डालता हूं। सो 3 इंटू Q1, so this will be -72/7 minus 2Q minus 24 is equal to 0. 7 LCM, this is 168, so 2Q will be 7 LCM minus 72 minus 168, so 2Q is equal to minus 240/7, so Q comes out to be minus 120/7। ठीक है, शायद कैलकुलेशन सही होनी चाहिए मेरी। अच्छा, अब क्या मेरे को Q और Q1 मिल गए? बिल्कुल मिल गए। अच्छा, अब जो आपको मिले हैं और जैसे आपने प्लेट्स पे चार्ज माने हैं वो वैल्यूज डायरेक्टली डाल दो। यहां पे आपने माना था +Q और Q की वैल्यू आपकी आई -120/7, तो -120/7 मतलब इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पे आपने माना -Q, तो ये हो जाएगा आपका -Q और Q नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है यहां तक। Q1, तो इस प्लेट पे +Q1, इस पे -Q1 आएगा, है ना, आपके अकॉर्डिंग जो आपने लिया था। तो Q1 और Q1 आया माइनस, तो दिस विल बी -24/7, और इस प्लेट पे -Q1 तो वो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली इस प्लेट पे Q - Q1 है ना, और इस पे आएगा माइनस ऑफ Q - Q1, तो Q - Q1 निकालते हैं पहले। Q इज -120/7 एंड Q1 इज 24/7, so Q - Q1, तो 7 LCM दैट इज -96, तो इस प्लेट पे आ जाएगा -96/7 और इस प्लेट पे +96/7। अच्छा, अगर आपको चेक करना है तो एकदम आसान है चेक करना। देखो इस पे फाइनल कितना आया, -120/7, तो ये सब काम हमारा हो गया, इसको हटा दो। ठीक, अच्छा अब देखो इस प्लेट पे कितना चार्ज आया आपका फाइनल, -120/7, है ना, तो मतलब 120/7 निकला होगा। ठीक, अब 120/7 में इस पे कितना हो गया, +24/7, मतलब 24/7 एंटर किया होगा। इस प्लेट पे कितना हो गया, +96/7, मतलब 96/7 एंटर किया होगा। तो 120/7 में से 24/7 इधर चला गया, बचा कितना, 96/7, वो इधर चला गया। तो क्रॉस चेक भी हो गया हमारा कि हमने जो किया है वो एकदम सही किया है। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो अब मेरा सवाल था ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है। ठीक है, चलो अब कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, अब मैंने बताया था केवीएल में, याद करो करंट में, कि केवीएल आप क्लोज लूप में तो लगाते ही है, आप किसी सर्किट की एक ब्रांच में भी लगा सकते हैं अगर आपको उस ब्रांच में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हो, बताया था। तो ए से स्टार्ट करते हैं, आप चलते जाते हैं और जहां पहुंच जाते हैं इज इक्वल टू वहां का पोटेंशियल लिखते हैं। ऐसे ही तो लगाते हैं ब्रांच में हम, याद करो किए थे हमने इसके क्वेश्चंस बहुत सारे, है ना। अच्छा, अब इसमें हमको निकालना है ए और बी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, है ना। तो ए और बी के बीच में जब आप पोटेंशियल का डिफरेंस निकालेंगे तो ए से स्टार्ट होंगे बी तक जाएंगे, है ना, बीच में कैपेसिटर आएगा तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस विच इज Q/C, तो वो सब लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो ए से बी चलो, ए का पोटेंशियल VA राइज +12। अब ध्यान से देखो, ये प्लेट हाई पोटेंशियल, ये प्लेट लो पोटेंशियल, मतलब जब आप ऐसा जाएंगे तो आपको बाद में लो पोटेंशियल मिलेगा, है ना। तो साइन क्या आएगा, माइनस, और क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विच इज Q/C। Q कितना है बोलो, 24/7 अपॉन C 2, कहां पहुंच गए, B पे, इज इक्वल टू VB। सो VA +12 -12/7 इज इक्वल टू VB। हमसे पूछा था क्वेश्चन में VA - VB निकालो, दैट विल बी 12/7 -12 विच इज -72/7, है ना, विच इज इक्वल टू -10.28 समथिंग वोल्ट। वही आंसर दिया है उसने, -10.3, मतलब बी हाई पोटेंशियल पे होगा। कितना हाई, 10.3। चलो फाइनली कैलकुलेशन सही आई, नहीं तो इतनी देर की मेहनत खराब हो जाती। ठीक है, चलो
यहां तक नोट करो, इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिसको समझ में आ गया इनफाइनाइट लैडर वो खुद से ट्राई करो, और ये समझो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कैसे किया, केवीएल कैसे लगाया। अच्छा हाँ, आधे बोलेंगे सर आप ए से भी ऐसे गए, क्या हम ऐसे जाके भी आंसर निकाल सकते हैं? बिल्कुल, उससे भी सेम आएगा। वीए प्लस 24 माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू वीबी, चेक करना, सेम आंसर आएगा। या ऊपर वाली ब्रांच से चले जाओ, उससे भी सेम आएगा। ये सब भी मैंने करंट में बताया था आपको। ठीक है, चलो आप कहीं से भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंसेप्ट सही लगाना चाहिए। ठीक, तो सेकंड नोट करो, इसके बाद थर्ड करते हैं। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, इनफाइनाइट लैडर क्वेश्चन है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट? 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। कैसे करते थे याद है? हम देखते थे रिपीटिशन कहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट मान लो सी इक्विवेलेंट है, हमने मान लिया। ठीक, अब रिपीटिशन जहां से स्टार्ट हो रही है, क्या यहां से हो रही है? आगे ये 2 है, ठीक है, ये आपका 1 है, तो यहां से आपकी रिपीटिशन स्टार्ट हो गई। तो जब यहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो गई, तो इन सबको जब उड़ाओगे आप, तो क्या इन सबकी जगह एक सी इक्विवेलेंट आ जाएगा? यही तो किए थे हम, मैंने अच्छे से समझाया भी था वहां पे क्यों किए। ये ए, दिस इज 1 माइक्रोफैराड, दिस इज बी, दिस इज 2 माइक्रोफैराड, एंड दिस इज सी इक्विवेलेंट। क्योंकि उन सबको हटा दिया तो एकदम रिपीट हो गया ना वापस, तो उसके बीच में भी हम सी इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ठीक, कर लोगे अब आगे सोल्व? अब आगे क्या करते याद करो, ये दोनों किसमें? सीरीज, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बोलो, सी इक्विवेलेंट इंटू 2 अपॉन सी इक्विवेलेंट प्लस 2। इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ ये पैरेलल, तो +1, खत्म। तो ओवरऑल इस सर्किट का कैपेसिटेंस किसके इक्वल? सी इक्विवेलेंट। कर लोगे आगे सोल्व? सी इक्विवेलेंट प्लस 2 एलसीएम ले लो, सो 2 CEQ प्लस CEQ प्लस 2, और CEQ प्लस 2 उधर मल्टीप्लाई, दैट विल बी CEQ स्क्वायर प्लस 2 CEQ। So this will be CEQ square minus CEQ minus 2 is equal to 0। फैक्टर जब आप निकालोगे CEQ आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, एक -1 भी आएगा, पर आपको पता है कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आंसर कितना आएगा आपका? 2 माइक्रोफैराड। तो ऐसे इनफाइनाइट लैडर के 2-3 क्वेश्चन और एससीवी में, तो वो प्रैक्टिस कर लेना, कंसेप्ट वही है आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो देखो अब आगे, आज का लेक्चर छोटा ही करेंगे, 40-45 मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, क्या वहां पे भी पढ़ा था? सेम यहां पे भी है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ये C1, ये C2, वैसे मैं अगर नहीं भी कराऊं तब भी आपको पता होना चाहिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। ये C3, ये C4 एंड दिस इज C5। ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है पता है? बोलो, इफ C1 बाय C3 इज इक्वल टू C2 बाय C4, मतलब ये बाई ए का रेशो ये बाई ए के इक्वल हो जाए, है ना, तो किसकी कंडीशन होती है आपकी? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखता है याद करो, और उसमें रेशो सेम नहीं होता, उसको हमने अनबैलेंस बोला था, उसको भी हमने सोल्व करना सीखा था। और मैंने बोला था नीट वालों को करने की जरूरत नहीं है, उनको एग्जाम फाइनल में नहीं आएगा पर टेस्ट सीरीज में आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ भी दें, ठीक है, कर लें, पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है उसके पीछे, क्योंकि लेंदी होता है, नो डाउट अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन लेंदी होते हैं। ठीक है, तो हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, पर मेन एडवांस वालों को करना है। उसके में तो पता नहीं 19 में भी क्वेश्चन आया, 20 में भी क्वेश्चन आया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, अनबैलेंस का। ठीक है, चलो वापस आते हैं बैलेंस पे। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनता है? जब C1 और C3 का जो रेशियो आएगा वो C2 और C4 के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
इसको बोलते हैं हम बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बराबर। अच्छा, अब होता क्या है फिर बैलेंसिंग में, क्या बीच वाले कैपेसिटर को हम उड़ा देते हैं, तो रिमूव C5 फ्रॉम द सर्किट। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होता है। इसका डेरिवेशन किया था हमने, याद करो, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये और ये सेम पोटेंशियल पे मान के हमने ये कंडीशन निकाली थी। और अगर ये और ये सेम पोटेंशियल पे, तो C5 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। और पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो C5 का कोई यूज नहीं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? चार्जेस निकालो, सी इक्विवेलेंट निकाल लोगे किसके बीच में? ए और बी के बीच में। चलो कैसे निकालोगे सी इक्विवेलेंट बोलो? C1 C2 सीरीज, तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2। रिजल्ट का ध्यान देना। C3 C4 सीरीज, C3 C4 बाय C3 प्लस C4, और आपस में पैरेलल, तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। सो दिस विल बी C इक्विवेलेंट फॉर दिस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। रटना नहीं है इतना बड़ा फॉर्मूला, कैसे आया समझो। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बताओ हर एक पे कितने चार्ज होगा। हर एक पे C1 पे कितना चार्ज, C2 पे कितना चार्ज, C3 पे कितना चार्ज, C4 पे कितना चार्ज, निकाल लोगे। और बैटरी का EMF आपको दिया होगा क्वेश्चन में, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले C1 C2 पे सेम चार्ज आएगा बिकॉज दे आर इन सीरीज, बिल्कुल सही। C3 C4 पे सेम चार्ज आएगा बिकॉज दे आर इन सीरीज, बिल्कुल सही। और C1 C2 का रिजल्टेंट आप पहले निकाल चुके होंगे, मान लो वो आया 5 माइक्रोफैराड, ऐसे एग्जांपल के लिए। C3 C4 का रिजल्टेंट भी आप निकाल चुके होंगे सीरीज में आपस में, तो उनका आया मान लो 10 माइक्रोफैराड, तो 5 और 10 किस में हो गए? पैरेलल। ठीक, तो सी इक्विवेलेंट आ जाएगा ओवरऑल सर्किट का। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा वो आ जाएगा। कितना करेगा टोटल चार्ज? दिस टोटल चार्ज विच इज फ्लोइंग दैट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V। ऑब्वियसली C इक्विवेलेंट आप निकाल ही चुके हो, तो टोटल चार्ज मिल गया। यही चार्ज इन दोनों में जाके डिवाइड होगा। और पैरेलल में कैसे डिवाइड होता है? कैपेसिटेंस का जो रेशो होता है वही चार्ज का रेशो होता है। कल क्वेश्चन भी किया था इसका हमने, तो चार्ज आ गया, सारे आंसर आ जाएंगे। कर लोगे? पक्का? सोच लो। चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, और फिर करेंगे अनबैलेंस्ड के। ठीक है, और फिर दो तीन क्वेश्चन और करेंगे, और सर्किट थ्योरी यहीं पे खत्म करेंगे। कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ठीक है, चलो। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो। पहला क्वेश्चन है सिंपल एकदम। दिस इज 1 माइक्रोफैरड, दिस इज 2 माइक्रोफैरड, दिस इज 3 माइक्रोफैरड, दिस वन इज 6 माइक्रोफैरड, दिस इज 5 माइक्रोफैरड। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। और इसी जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है, दिस इज A 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 5 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। अपनी नोटबुक में नोट करना इसको और ट्राई करना खुद से करने की। 3 माइक्रोफैरड एंड दिस इज B। क्वेश्चन दोनों में वही है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, और बहुत सारे दिए भी हैं, पर हम बहुत सारे नहीं करेंगे। ठीक, खुद से ट्राई करो। व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है देखो, और अगर बन रहा है तब क्या किया जाता है, कौन सा कैपेसिटर उड़ाया जाता है, कैसे इक्विवेलेंट सोल्व किया जाता है, वो सब समझो। ठीक है, आंसर इसका दिया है 2.25 दोनों का, मतलब दोनों का आंसर सेम है 2.25 माइक्रोफैरड। ठीक है, कर लोगे? चलो करें। चलो देखो, ये तो देखो दैट है 1 और 2, 3 और 6 क्या रेशो सेम? तो ये तो डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या बीच का 5 सर्किट से उड़ गया? बिल्कुल उड़ गया। अब तो कर लोगे 1 और 3। अच्छा हाँ, दूसरी चीज कनेक्शन देख के चलना। शायद मैंने क्वेश्चन कराया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसमें देखने में व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा था, रेशो भी इक्वल आ रहा था, पर कनेक्शन उसने थोड़े से उल्टे किए थे ताकि बच्चों को उसमें बहुत कंफ्यूजन हुई थी, व्हीटस्टोन भी लेके सॉल्व करके आ गए थे। तो पहली चीज तो आपको कनेक्शन देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, ये बीच वाले कैपेसिटर के क्रॉस ही बैटरी लगाता है, तब थोड़ी ना पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा।
समझ रहे हो? तो कनेक्शन कैसे होते हैं समझ में आता है ना सबको? तो 1 और 3 किसमें? सीरीज, और सीरीज में कितना होता है? C1 C2 बाई C1 प्लस C2, सो दिस इज 3/4। 2 और 6 सीरीज, C1 C2 12 12/8, तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2, यही बनेगा। एंड दिस इज A, दिस इज B। अब इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट क्या आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल में है। सो C इक्विवेलेंट विल बी 3/4 विच इज 0.75 प्लस 3/2 विच इज 1.5, सो दिस इज 2.25 माइक्रोफैरड। वही उसने आंसर भी दिया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब चार्जेस पूछ लेगा, बैटरी लगा देगा मान लो ए और बी के बीच में 100 वोल्ट की, बोलेगा चार्जेस बताओ, कर लोगे ना? वो सब बच्चों वाली चीजें हैं। सीरीज पैरेलल सॉल्व करो, सी इक्विवेलेंट निकाल लिया, टोटल चार्ज आ जाएगा, उस चार्ज को डिवाइड मार दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालनी है, उसमें भी क्वेश्चन लिखने के बाद लिख लेना फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अच्छा अब कैसे करते थे याद करो। सेम पोटेंशियल वाले कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन करते थे, है ना? ये ए, दिस इज ए, ये भी है, ये बी, ये भी बी, ये भी बी, ये मान लिया जाता सी, तो ये भी सी किया था ना ये सब। ये डी, ये बी डी। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास? 4। तो जिनके बीच में निकालना उनको सबसे दूर बनाओ, ए और बी। और मैंने बताया था जब भी आपके पास 4 पॉइंट्स बने तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, है ना? देखते हैं इसमें बनता है कि नहीं। तो कैसे करते थे? सी और डी को हम ऊपर नीचे लिखते थे। चलो अब बनाते जाओ। ए और सी के बीच में 2, ए और सी के बीच में 2, ओकेज। ए और डी के बीच में 1, ए और डी के बीच में 1, ओकेज। सी और डी के बीच में 5, सी और डी के बीच में 5, ठीक। सी और बी के बीच में 3, सी और बी के बीच में 3, ठीक। और डी और बी के बीच, सॉरी सी और बी के बीच में 6 है, सी और बी के बीच में 6, और डी और बी के बीच में 3। हमको निकालना है ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट। 2/1 6/3, क्या सेम? बिल्कुल सेम, क्योंकि 2/1 2/1, तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये बीच का सर्किट से उड़ जाएगा। ध्यान से देखो तो जो पहला क्वेश्चन था और ये आइडेंटिकल है या नहीं है? 2 6 सीरीज 3/2, 1 3 सीरीज 3/4, आपस में पैरेलल, तो आंसर सेम आएगा। तो क्वेश्चन में भी वही दिया था उसने, आंसर सेम दिया था 2.25। एक्चुअल में जो क्वेश्चन एससीवी में दिया है उसने इसके 3 पार्ट दिए हैं, और तीनों पार्ट में बोला है कि प्रूव करो कि ये सारे सर्किट्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब सबका सी इक्विवेलेंट सेम आएगा। देखो प्रूव कर दिया, 2 ही किए मैंने, तीसरा भी ऐसा ही मिलता जुलता है, क्यों टाइम वेस्ट करना उस पर? कर लोगे? चलो, तो ऐसे आते हैं आपके व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन। अब देखते हैं अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, थोड़ा लेंदी होता है। ठीक, मैं सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं जो एससीवी में दिया हुआ है, तो कैसे करना है ध्यान से समझना, मजा आने वाला है उसमें, क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और उसमें हमने टाइप किया था। मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, तो जिसको थोड़ा सा रिवाइज नहीं हुआ है, डाउट है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में वापस जाओ और अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज एक हेडिंग होगी उसको पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं। क्वेश्चन है ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, दिस इज 1 माइक्रोफैरड, this is 3 microfarad, this is 3 microfarad, and this is 1 microfarad, ठीक। और बीच में लगा है आपका 4 माइक्रोफैरड। ये ए ये बी, क्वेश्चन अभी भी वही है, सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। अब ध्यान से देखोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, इसका आंसर दिया है उसने 11/6। बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन करने में, ठीक है। और हाँ, नीट वाले लोग देखें, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेंदी होता है, तो फाइनल में कभी नहीं आएगा। मैंने करंट में भी ये बात बोली थी, अनबैलेंस का क्वेश्चन कभी भी फाइनल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली इसका भी आपका फाइनल में कभी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पर हाँ टेस्ट सीरीज में इसके क्वेश्चन आते हैं आपके अनबैलेंस्ड के, और मेंस वालों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। मेंस तो 1920 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है अनबैलेंस्ड के। तो इसमें याद करो, मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराए थे अलग अलग टाइप के। क्या? रजिस्टर्स दिए हैं, बीच में वायर है,
पहला तो कंसेप्ट वो कराया था। ठीक, क्वेश्चन आता है कि वायर से बताओ कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम कैसे करते थे याद करो, मैं रिवाइज कराता हूँ। V वोल्ट की बैटरी लेते थे, ये 0 ये V, तो ये V ये 0, और क्योंकि वायर है तो ये अगर X मानते थे तो ये भी X होता था। अब KCL लगा के उस X की वैल्यू हम निकालते थे। X की वैल्यू एक बार आ गई तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता था इस रजिस्टर के अक्रॉस और इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, तो उससे हमको करंट मिल जाते थे, तो इससे कितना करंट जाएगा वो हमको दिख जाता था। याद आया? और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार डीपीपीज में दे चुका हूं मेंस वालों को, और वो छोड़ना नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, फिर हमने उसी में थोड़ा और अच्छे लेवल का किया था कि बीच में चलो अब रजिस्टर लगा देते हैं। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता तो वो रजिस्टर उड़ जाता, पर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो रजिस्टर आने से हमको एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या लेना पड़ा कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल आप एक्स लेते हैं तो इस पॉइंट का एक्स नहीं होगा, वो वाई लेना पड़ता था। फिर याद करो 2 बार केसीएल लगाना पड़ता था, ऊपर नीचे करंट भेजते थे तीनों डायरेक्शन में जंक्शन से, तीनों करंट का सम 0 लिखते थे, एक्स आता था वी की टर्म में, सिमिलरली वाई आता था तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाते थे, फिर वहां से करंट। ठीक, फिर उसमें हमने एक और क्वेश्चन किया था कि पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, और अनबैलेंस था, तो याद करो हमने क्या किया था, आर इक्विवेलेंट को मैंने लिखा था V बाय आई, अगर मैंने V वोल्ट की बैटरी मानी थी, और आई मैंने माना था टोटल करंट जो बैटरी दे रही है, उस करंट को याद करो मैंने यहां आके डिवाइड कर दिया था इन दोनों में, I1 और I2, और I को लिखा था I1 I2, I1 प्लस I2, I1 और I2 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था उस V की टर्म में, ऊपर नीचे V कैंसिल हो गया था, R इक्विवेलेंट आया था। जिसको नहीं याद है नोटबुक देखो, क्वेश्चन मैंने करवाया था, वापस निकालो और उसको पढ़ो, सेम यहां पे है। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेंस वालों को तो करना ही है कुछ भी हो जाए, ठीक है, नीट वाले अगर छोड़ भी देंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। चलो करें स्टार्ट। चलो, तो हमको क्वेश्चन पूछा है सी इक्विवेलेंट निकालो ए और बी के बीच में, तो सबसे पहला काम हम क्या लेते हैं, ए और बी के बीच में बैटरी V वोल्ट की। ठीक, अच्छा, अब मान लो टोटल चार्ज कितना आया आपका Q, तो मैं Q को क्या लिखूंगा बोलो, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, वो तो हम अभी तक जो सर्किट सोल्व करते हैं उसमें ऐसे ही करते थे, है ना। सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहां से, दैट विल बी Q बाय V। ठीक, Q टोटल चार्ज, तो सी इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है तो मैं टोटल चार्ज को निकाल लेता हूं, और ये टोटल चार्ज को मैं यहां पे डिवाइड करूंगा Q1 और Q2 में, तो Q को लिख दूंगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय V, और Q1 Q2 को मैं ट्राई करूंगा V की टर्म में रिप्रेजेंट करने की, ताकि V कैंसिल हो जाए, सी इक्विवेलेंट मेरा आ जाए। बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, ध्यान देना, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो, अब मैं क्या करता हूं, पोटेंशियल्स मानता हूं, ये मान लो 0, अभी Q का काम नहीं है, ये मान लो V, ये V, तो ये भी V, ये भी V, ये सब अब कर चुके होंगे, ये 0 ये 0 ये 0, ये मान लेते हैं हम लोग X, यहां का पोटेंशियल हम लोग मान लेते हैं Y। अब मेरा काम है X और Y को लिखना V की टर्म में, बिल्कुल। चलो अब लिखने की कोशिश करते हैं एक बार, देखो मैं वापस नहीं बनाने जा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अब इस जंक्शन को ध्यान से देखो, जो भी प्लेट्स, ये तीनों प्लेट्स जो इस जंक्शन से कनेक्टेड है, क्या इनिशियली उन पे चार्जेस 0 थे, तो इनिशियल चार्जेस का सम कितना 0, और फाइनली जो चार्जेस आएंगे उनका सम भी क्या होगा 0, क्योंकि रीअरेंज होंगे, बहुत बार हम कर चुके। इस पे मान लेते हैं Q1, इस पे Q2, इस पे Q3, फाइनली बोलो क्या लिखूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट शुड बी 0। Q1 फाइनल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, दैट विल बी CV 1 इंटू एक्स माइनस वी, स्टेप बाय स्टेप चलो सब कुछ होगा। Q2 final charge on this capacitor, that will be CV 4 into x minus y. Q3 final charge on this capacitor, that will be CV 3 into x minus 0, सबका सम 0, x 4x 3x 8x बराबर माइनस v माइनस 4y माइनस v इज इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब सेम क्या यहां पे अप्लाई करें, इस जंक्शन से जितनी भी प्लेट्स कनेक्टेड हैं 1 2 3, क्या सब पे इनिशियल चार्जेस 0, क्या फाइनली आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, कैसे, सपोज इस पे नेगेटिव आया तो मतलब यहां से निकला होगा, इस पे पॉजिटिव आ गया तो यहां पे गया होगा, यहां पे गया होगा, पर रीअरेंज होंगे ना आपस में, तो फाइनल चार्जेस का सम भी क्या रहेगा 0। तो फाइनल चार्जेस मतलब Q4 प्लस Q5 प्लस Q6, दैट शुड बी इक्वल टू 0, जो भी आपका मन करे। Q1 Q2 Q3 वापस मानना है तो वापस वही लेके सोल्व कर लो। Q4 फाइनल चार्ज ऑन 3 माइक्रोफेरेड, बोलो कितना CV 3 इंटू वाई माइनस वी। Q5 फाइनल चार्ज ऑन 1, दैट विल बी CV 1 इंटू वाई माइनस 0। Q6
Q6 final charge on 4 microfarad, that will be CV 4 into y minus x, that should be 0. Simplify करो, 8y minus 4x minus 3v is equal to 0. अच्छा मैं क्या करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 16y माइनस 8x माइनस 6v इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन 2. किसी ने अगर कर लिया है तो अपना आंसर मैच करो, आंसर शुड बी 11/6. अब मैं क्या करता हूं, 1 और 2 को ऐड करता हूं, 1 + 2. सेम स्टेप हमने वहां किए थे, याद ध्यान से देखना आप. करो 8x कैंसिल, 16y माइनस 4y 12y माइनस 6v माइनस v 7v. तो y कितना आ गया, 7v/12. तो चलो y तो v की टर्म में रिप्रेजेंट हो गया. अब x को करने की कोशिश करते हैं, इसमें y की वैल्यू डालते हैं फर्स्ट में. तो 8x माइनस 4y विच इज माइनस 7v/3 माइनस v इज इक्वल टू 0. तो 8x कम्स आउट टू बी 10v/3. तो x इज इक्वल टू 5v/12. देखो सही है क्या, कैलकुलेशन एक बार देख लेना. तो मतलब मुझे x और y दोनों के पोटेंशियल्स मिल गए. x का पोटेंशियल कितना है, 5v/12 और y की वैल्यू कितनी है, 7v/12. तो अब आपको पता चल गया कौन सी प्लेट पॉजिटिव चार्ज रखेगी, कौन सी नेगेटिव. बिल्कुल, जैसे 1 की बात करें तो ये प्लेट हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है v से, तो मतलब यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव. ठीक. सिमिलरली 3 की बात करें तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव. 4 की बात करें तो 7v/12 बड़ा होगा 5v/12 से, तो लोअर प्लेट पे पॉजिटिव आएगा, अपर प्लेट पे नेगेटिव. ठीक. अच्छा अब इसमें मैं 2 तरह के क्वेश्चन एक साथ ही आपको बताता हूं. जैसे इसमें तो मुझे एक ही निकालना है, सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, पर इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं. पहला तरीका क्या, कि हर एक पे चार्जेस आपसे पूछ लेगा, हर एक पे. पर वो निकालने के लिए देखो स्टेप्स यही हैं जो मैंने किए, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली. तो 3 के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, पर चार्ज निकालने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्ट पता होना चाहिए ना. ये तो मुझे v की टर्म में मिला, समझ रहे हो. और वो क्यों मिला, क्योंकि मैंने 20 वोल्ट की बैटरी खुद से बनाई है. पर क्वेश्चन में तो आपको देगा ना 20 वोल्ट की है, 30 वोल्ट की है, तो v की वैल्यू मिल गई, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, चार्ज विल बी c इनटू v. तो अगर चार्जेस पूछे सबसे वो भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल चुका है v की टर्म में, और v की वैल्यू क्वेश्चन में देगा, अभी तो मैंने खुद से मानी है. सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको v देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर नीचे v कैंसिल हो जाएगा आपको. पर हाँ, इंडिविजुअल से अगर चार्ज वो पूछे तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्यू निकालने के लिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और वो मेरा v की टर्म में आया, तो मेरे v की वैल्यू भी मुझे चाहिए होगी. समझ रहे हो. तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन इसमें बता दिए कि अगर इंडिविजुअल से चार्ज पूछे तब भी सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, और अगर आपसे पूछे कि सी इक्विवेलेंट बताओ तब भी सेम प्रोसीजर. बस सी इक्विवेलेंट में आपको बैटरी कितने वोल्ट की है उसकी जरूरत नहीं है, आप v वोल्ट की मान के सॉल्व कर सकते हो, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. पर हाँ, इंडिविजुअल पे चार्ज निकालने के लिए आपको v की वैल्यू पता होनी चाहिए, अदरवाइज फिर आप खुद से v मान लो और v की टर्म में ही आपका आंसर रह जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में आया समझ. चलो अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. तो ये टोटल Q चार्ज, ये मान लो Q1 गया, ये मान लो Q2 गया, तो क्या Q ही दोनों में डिवाइड हुआ. हाँ, तो सी इक्विवेलेंट को बोलो क्या लिख दूं मैं, Q प्लस Q को. देखो सी इक्विवेलेंट क्या था, टोटल चार्ज बाय V, और टोटल चार्ज मैंने इन दोनों में डिवाइड कर दिया. वहां पे भी ऐसे ही करते थे, वहां करंट डिवाइड करते थे, ध्यान से देखना. Q को मैंने लिख दिया Q1 प्लस Q2 बाय V. तो अगर मैं Q1 को V की टर्म में और Q2 को V की टर्म में लिख सकता, तो V ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और मेरा C इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना. तो देखते हैं क्या मैं Q1 और Q2 को V की टर्म में लिख सकता हूं या नहीं. चलो देखते हैं. Q1 क्या है, जो 1 माइक्रोफैरेड पे चार्ज आने वाला है, और Q2 क्या है, जो 3 पे आने वाला है. सही है. सो Q1 की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 पे चार्ज, दैट विल बी CV, C इज 1 and V is V minus 5v/12. बिल्कुल सही. Q2 charge on 3 microfarad, that will be CV, 3 into V minus 7v/12 upon V. देखो सही है क्या, बिल्कुल. V minus 5v/12 7v/12, 3 into V minus 7v/12 5v/12 upon V, V. तो 7/12 plus 15/12 which is 22/12 which is 11/6. तो दिस इज योर C इक्विवेलेंट. व्हीटस्टोन ब्रिज होता तब तो हम डायरेक्ट बता सकते थे, ये रेशो सेम, बीच वाला उड़ा दो, सीरीज पैरेलल से आंसर आ जाएगा.
पर अनबैलेंस आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। लेंदी होता है नो डाउट, इसलिए मैंने बोला कि नीट वाले ज्यादा परेशान ना हो, उनके फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, पर हाँ मेन एडवांस वालों को तो करना ही है। स्टेप्स यही है, बस प्यार से सोल्व करो। कैलकुलेशन बहुत है मैं मानता हूं, और एक हल्की सी भी आपसे गलती हुई पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, ठीक है। पर आप ये सोचो कि आपको फाइनल अटेम्प्ट करना है, फाइनल पेपर, तो फाइनल पेपर में ऐसा तो नहीं है पूरा चैप्टर ही करंट आ जाए, है ना, 30 के 30 क्वेश्चन, 25 के 25 क्वेश्चन, 45 के 45 क्वेश्चन करंट से आ जाए, नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा 2 सवाल, है ना, कैपेसिटर से 1 या 2 सवाल, तो वो 2 सवाल आप आराम से बैठ के शांति से बैठ के सोल्व करो, पोटेंशियल्स मानो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी उसने पूछा है ना, कैलकुलेशंस को ध्यान से करो, और बहुत बड़ी कैलकुलेशंस सिर्फ एडवांस में आती है और कहीं नहीं आती है, ठीक है। तो प्यार से उसको सोल्व करो, कैलकुलेशंस में गलती नहीं करनी है, अदरवाइज पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूं, एक दो तीन क्वेश्चन और कराता हूं, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। अभी 41-42 मिनट हुए हैं, 50 मिनट के करीब करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और एक होमवर्क दूंगा घर से, वो जिसने कर दिया मतलब उसको सब कुछ आ गया, और बहुत कम चांसेस है वो कोई कर पाएगा, कोई भी, ठीक है, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि लगेगा उसमें, बहुत अच्छा दिमाग लगेगा उसमें, ठीक है। अब वो अनबैलेंस से होगा, बैलेंस से होगा, सिमिट्री से होगा, ठीक है, वो खुद से सोचना और सोल्व करके मुझे सॉल्यूशन सेंड करना, ठीक है। एचसीवी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, खुद से ट्राई करना उसको, और क्यूब के प्रॉब्लम्स फिर से एचसीवी में दिए हैं, मैं होमवर्क दे दूंगा वो कर लेना, ठीक है, वही सब है, क्यूब में कैसे करते थे याद करो उधर, ठीक। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूं, उसको नोट करो और खुद से ट्राई करो, और एक होमवर्क दूंगा वो भी खुद से करना, ठीक है। चल तो ये क्वेश्चंस आपके सामने एचसीवी के हैं अभी। पहला क्वेश्चन है सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है एक स्विच लगा हुआ ऊपर आपको दिख रहा होगा, जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे तो ए बी से कितना चार्ज आपका फ्लो करेगा, मतलब 2 सिचुएशन है उसमें। वैसे इसके क्वेश्चन में डिटेल में कल कराऊंगा, कल एक नया कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये आएगा स्विचिंग प्रॉब्लम्स, मतलब स्विच पहले ओपन था, बाद में स्विच को क्लोज किया, तो बताओ इस वायर से कितना चार्ज फ्लो किया, वो सब हम कल भी करेंगे। पर हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्ट वही है जो आपने अभी तक पढ़ा है, तो आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे तो ए बी से बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो स्विच जब ओपन था तब भी ए बी से कुछ ना कुछ चार्ज आपका फ्लो कर रहा था, और जैसे ही क्लोज किया तब बताओ और कितना चार्ज आपका फ्लो किया, वो उसने पूछा है, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूं, सी इक्विवेलेंट का आंसर है 8 माइक्रोफैरड, और इसका आंसर है 3.33 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। खुद से पॉज करके ट्राई करो, और तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है सेकंड क्वेश्चन में, विच इज 5 माइक्रोफैरड, और बैटरी का ईएमएफ है 50 वोल्ट, और इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है, ठीक। होमवर्क का भी क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, होमवर्क के लिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, वो जिसने कर लिया मतलब सब आ गया उसको, ठीक है। अब उसमें सिमिट्री लग रही है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड है, क्या है वो आपको खुद से देखना है और खुद से सोल्व करना है, और मुझे सॉल्यूशन आज ही सेंड करना लेक्चर देखने के बाद। चलो वापिस आते हैं पहला क्वेश्चन, कुछ दम नहीं लग रहा उस क्वेश्चन में। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट तो डायरेक्टली दिख रहा है, 2 और 4, 4 और 8, है ना, 2 और 4 1/2, 4 और 8 1/2, क्या बीच का 5 उड़ जाएगा, तो उड़ा दो उसको, खत्म सवाल। 2 4 सीरीज, 4 8 सीरीज, और ये आपस में पैरेलल, क्योंकि सब ए और बी के बीच में लगे हैं, तो 2 और 4 सीरीज बोलो, C1 C2 by C1 plus C2, तो 4 into 2 8/6 which is 4/3 माइक्रोफैरड। क्या किया समझ में आया, 5 को क्यों उड़ाया वो समझ में आया। 4 और 8 सीरीज दैट विल बी C1 C2 by C1 plus C2, 32/12, 32/12 8/3 माइक्रोफैरड, और लास्ट 4 वो तो क्वेश्चन में पहले से ही दिया है। अब ध्यान से देखो, क्या ये तीनों ए और बी के बीच में, बिल्कुल, तो तीनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, बिल्कुल, क्या तीनों पैरेलल, बिल्कुल, पैरेलल में क्या होगा डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, 4/3 प्लस 8/3 प्लस 4, 4/3 8/3 12/3 विच इज 4, 4 + 4 8, तो वही उसने आंसर दिया 8 माइक्रोफैरड। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसमें एक टाइप और बना सकता है, ठीक, क्या, हर एक से चार्ज बताओ, तो वो तो आगे तो आपको आता ही है, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया ये। अब पैरेलल में कैसे डिवाइड होते हैं, बैटरी दे देगा मान लो 20 वोल्ट की,
तो टोटल चार्ज कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, वो चार्ज डिवाइड हो जाएगा तीनों में, किस रेशो में, सब कुछ कर चुके हैं। अब हम कर लोगे वो सब, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने को बना सकता है वो। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इनिशियली स्विच ओपन था, फाइनली स्विच को क्लोज किया, तो क्वेश्चन है जैसे ही क्लोज किया कितना एक्स्ट्रा चार्ज ए बी से फ्लो करेगा, क्योंकि इनिशियली भी कुछ कर रहा होगा। जब आपने स्विच को ओपन रखा था तब भी आपका कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो क्वेश्चन है कि जब स्विच को बंद कर दिया तब और कितना चार्ज आपका फ्लो किया वो निकालो। तो मतलब मेरे को दो सिचुएशंस बनानी है। पहली इनिशियली जब स्विच ओपन था, तो कैसी बनेगी सिचुएशन बोलो। अच्छा, ये सी पैरेलल वो तो दिख रहा है सबको, सी पैरेलल 2C, और ये है आपकी इनिशियल सिचुएशन। अब आधे बोलेंगे सर ये इनिशियल कैसे है, बताता हूं। क्योंकि स्विच ओपन है आपका इनिशियली, तो इनिशियली जब स्विच ओपन है तो ऊपर ये तो ओपन ही है ना, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। अच्छा, अब क्या होगा, 2C पैरेलल सीरीज, सो इक्विवेलेंट विल बी 2C सीरीज 2C/3। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा इनिशियली, दैट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V, which comes out to be 100/3 into C, and C is 5, so this is 500/3 माइक्रोकूलम। ये आपका इनिशियल चार्ज जो फ्लो कर रहा था वो है। फाइनली क्या सिचुएशन बनेगी, फाइनली आपने स्विच को क्लोज कर दिया, फाइनली मतलब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, सो दिस इज 50 वोल्ट। ये सी अभी भी पैरेलल, क्योंकि उन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कितना हो गया 2C, ये C, और ये स्विच बंद कर दिया तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो सही है कि नहीं, समझ पा रहे हो। इनिशियली स्विच ओपन था तो ये ऐसा दिखेगा, स्विच क्लोज कर दिया तो ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा, अब अगर मैं यहां का पोटेंशियल एक्स मानता हूं, क्या वायर की वजह से ए भी एक्स होगा, तो क्या ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सर्किट से उड़ा दो, आता है ना ये सब। तो इक्विवेलेंट कितना बचा इस केस में, सिर्फ 2C। तो टोटल चार्ज फ्लोइंग विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V, विच इज 2C इंटू 50। कैपेसिटेंस अलग अलग क्यों आई समझ में आ रहा है। सो दिस विल बी 100C, एंड C कितना आपका 5, सो दिस कम्स आउट टू बी 500 माइक्रोकूलम। तो क्या इंटरप्रेट किया आपने यहां से कि स्विच जब आपने ओपन रखा था तब चार्ज फ्लो कर रहा था 500/3, और जैसे ही आपने स्विच को क्लोज कर दिया तब आपका चार्ज फ्लो कर रहा है 500। तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया, सो चार्ज फ्लोइंग जो क्वेश्चन में मांगा है दैट विल बी 500 माइनस 500/3 माइक्रोकूलम। 3 LCM 1500 माइनस 500 विच इज 1000/3 माइक्रो 10 की पावर -6 कूलम। 1000/3 इज 333.3, ठीक। तो ये आ गया 3.33 इंटू 10 की पावर -4, वही आंसर दिया हुआ है आपको 3.33 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेन ये जो स्विचिंग प्रॉब्लम्स है ये कल भी हम करेंगे, पर कंसेप्ट कुछ नया नहीं है। स्विचिंग प्रॉब्लम जब भी आए तो आपको दो डायग्राम्स बनाने हैं, एक स्विच ओपन जब है तब का, और एक स्विच क्लोज जब है तब का, ठीक है। तो स्विच जब ओपन है तब एक डायग्राम बनाओ और जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करो, और जैसे ही स्विच को क्लोज कर दिया तब एक नया डायग्राम बनाओ और फिर उसके बाद उसको सोल्व करो। तो जो पूछा होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक अच्छे से नोट करो। चलो लास्ट क्वेश्चन जो होमवर्क है, जो आपको करना है खुद से, अच्छे से ट्राई करना उसको, ठीक है, और सॉल्व करके सेंड करना। तो क्वेश्चन है सी इक्विवेलेंट निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक। सर्किट कैसा है ध्यान से देखना। सो क्वेश्चन इज, बहुत मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से करना। 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, this is 3 microfarad, 2 microfarad,
3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ये बी, ये आपका ए। क्वेश्चन अभी भी वही है, सी इक्विवेलेंट आपको निकालना है ए और बी के बीच में। ठीक, तो अभी आधे सोचेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं बन रहा है, ध्यान से देखना। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि सिमिट्री लगा देंगे, सिमिट्री भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन में, ना तो मिरर सिमिट्री ना फोल्डिंग सिमिट्री, ध्यान से देखो। ठीक है, ना तो ए बी के अबाउट सिमिट्री का है, ना ही ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट सिमिट्री का है। दिख रहा है? तो सिमिट्री भी नहीं लगेगी, व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है, तो कैसे सोल्व करना है, खुद से ट्राई करना। एक तरीका है, पोटेंशियल्स मानते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, बता देता हूं मैं थोड़ा सा। ये ए है तो पता है ये ए होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ये बी है, ये बी, ये बी, ये बी। अब आगे क्या, अब आगे क्या, उसको सोचना और पॉज करके खुद से ट्राई करना और सॉल्यूशन आज ही सेंड करना है इसका। ठीक है, कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कितना आंसर है। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं कितना है, कुछ तो अजीब ही आंसर है इसका। आंसर है इसका 11/4 माइक्रोफैरड। ठीक है, ट्राई करना, हो जाए तो अच्छा है, पर लगता नहीं है किसी से होगा, एक बार ट्राई करना। ठीक, सिमिट्री नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं, व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है। अब क्या है, कैसे करना है वो ट्राई करना। अनबैलेंस्ड शायद हो सकता है, ये 1/3 है, ये 3/1 है, और अनबैलेंस मैंने बताया था कैसे करना है, थोड़ा लेंदी पड़ता है अनबैलेंस्ड, पर हो जाता है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी वो नहीं है। ठीक है, तो एक ये है, एक और देता हूं, दो होमवर्क, दो क्वेश्चन है, तो दोनों ट्राई करना एक बार। ठीक है, दूसरा आसान है, दूसरा हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, क्यूब वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, वही 12 वायर्स लगी हुई हैं, ये क्यूब है आपका। ठीक है, एक ये कैपेसिटेंस कितनी है, सी, ऐसी ऐसी कितनी कैपेसिटेंस है, 12, रजिस्टर में किया था ना हमने। ठीक है, मैं पूरी नहीं बना रहा हूं। क्वेश्चन है किसके बीच में निकालना है, बॉडी डायगोनल के बीच में। बॉडी डायगोनल कौन सा होता है पता है ना, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। याद करो, ये सेम क्वेश्चन हमने रजिस्टर में किए थे और उसमें 3 टाइप किए थे हमने, क्या, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल और एज के अबाउट, वो तीनों हमने सोल्व किए थे, याद है? वो तीनों क्वेश्चन आप यहां भी ट्राई कर सकते हैं, पर मैं सिर्फ एक दे रहा हूं, बॉडी डायगोनल के अबाउट आपको निकालना है। कैसे निकालते थे याद है? पॉइंट्स मानते थे हम, है ना, 1 6, फिर देखते थे कौन से पॉइंट सिमिट्री का, जो सिमिट्री का वो सेम पोटेंशियल पे, फिर उनके बीच में वापस रीड्रॉ करते थे। पर हाँ, एक चीज ध्यान देना, सीरीज का रिजल्ट अलग है यहाँ पे, बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आपके 12 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, हर एक दो वर्टेक्स के बीच में एक कैपेसिटर है आपका। क्वेश्चन है बॉडी डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। ठीक है, और हर एक की कैपेसिटेंस सी दी है, तो आंसर मैं इसका बता देता हूं, आंसर है 6C/5। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, दोनों अच्छे हैं, और ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे तो सर्किट थियरी खत्म। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ प्लेट्स, मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनकी अरेंजमेंट्स। ठीक है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको बुक में दिखे होंगे। ये प्लेट्स हैं आपकी, इन दोनों का आपने वायर से कनेक्ट करवा दिया, ये ए है, ये बी है, पूछा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। नीट में भी आते हैं, मेंस में भी, एडवांस में भी, सब में आते हैं। तो ये अरेंजमेंट्स हम कल पढ़ेंगे, और इसी में नीट वालों के लिए सिर्फ इतना पोर्शन है कि इसमें सी इक्विवेलेंट बताओ। फिर एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे इंडिविजुअल सरफेसिस पे चार्ज कितना कितना होगा। नीट में कभी नहीं आएगा क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो देखेंगे हम कल के लेक्चर में। ठीक है, तो कल का लेक्चर और इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे
हर लेक्चर में आधी चीजें नीट के लिए है ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ एडवांस के लिए, तो वो मैं बता दूंगा कौन सी नीट के लिए नहीं है, तो वो नीट वालों को नहीं पढ़नी है, जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा करना चाहते हो तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सब क्वेश्चंस जो मैंने बोर्ड पे होमवर्क दिया है कभी नीट में नहीं आ सकते, क्यूब वाला ये वाला, पर एडवांस में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ट्राई करना, दोनों के सॉल्यूशंस मुझे सेंड करना, आंसर मैंने सामने लिख दिया है, ठीक। चलो तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो।